साधुवाद सिन्हा साहब, ब्रिगेडियर सिंह साहब और यहाँ पर अभी अनुपस्थित हैं डॉक्टर जनार्दन जी और आप सभी जो भी संस्था से जुड़े हुए अभी हैं, आप सभी का सबसे पहले हम अपनी तरफ से अभिनंदन करें। बहुत अच्छा विषय हमें लगा, मैंने स्वीकृति दी थी, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ कभी कभी आ जाती हैं। आज राजभवन में और सरकार में कुछ कॉमन इंटरेस्ट का, बिहार के इंटरेस्ट की कुछ बात ऐसी आ गई कि उसमें हमें वहाँ जाना पड़ा और टाइम कैलकुलेशन हमारा गड़बड़ा गया। एंड इट इज़ एन ओल्ड प्रोवर्ब दैट पर्सन हु इज लिविंग नियर द स्टेशन इज मोस्ट लाइकली टू मिस इट इन द स्ट्रीम। यू कैलकुलेट द टाइमिंग टू द व्हिसल ऑफ द ट्रेन एंड यू आर लाइकली टू मिस इट इन द स्ट्रीम जैसे ही वो चल रही है आप उस समय। एनीवे, तो आई टेंडर माई अपॉलॉजी फॉर कमिंग लेट, देर से आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। विषय आपका बहुत अच्छा, दो तीन कुछ हम सुन रहे थे, मैं दो तीन बातों पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। सस्टेनेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है और ग्रो, नॉरिश, हर एक चीज़ जो है, तीनों शब्द इतना अपने आप में है कि उस पर एक दो दिन नहीं, उसमें 15 हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सस्टेनेबिलिटी में दो तीन बिंदुओं पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। सस्टेनेबिलिटी सच है कि अगर हम नहीं लगता, सस्टेनेबिलिटी सच में अगर हम कम से कम प्रयोग करें, जिसे हम भोगवादी संस्कृति बोलते हैं, उससे दूर रहें, मिनिमम यूज करें, मिनिमम बर्बाद करें, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ इट, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। दो तीन बिंदु शायद आपके ध्यान में आया होगा। पहली बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी किसकी चाहिए? टोटल फ्लोरा, फौना और जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर से लेकर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबकी सस्टेनेबिलिटी। वी हैव टू यूज इट टू द एक्सटेंट इट इज बी रीजनरेटेड और यू रीजनरेटेड, और अपने आप से चाहे पैदा होता है, चाहे आप कुएं से पानी हम उतना ही निकालें जितना अंडरग्राउंड वाटर का एक्वाफर से रिचार्जिंग भर जाए। ये अनसाइंटिफिक है कि बोरिंग करके हम गर्मा धान उपजा रहे हैं, ये टोटली। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, बिल्कुल मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पर पटने में जो अपार्टमेंट बनते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे, आप ध्यान नहीं होंगे कि बड़ा गड्ढा किया जाता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसमें स्लैब डाला जाता है और वो पूरा दबाता है नीचे। क्या नीचे होता है, मट्टी में क्या परिवर्तन होता है, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। सॉइल का एक्सरे डिफ्रैक्शन, उसका भी एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है। अगर आप एक्सरे डिफ्रैक्शन देखेंगे, मैं रिफर देता हूँ बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉटन विल्किंसन, तो हर एक जगह मिल जाएगी, लाल रंग की किताब इतनी मोटी वाइली का, उसमें फोटो बना हुआ है एक्सरे डिफ्रैक्शन का सॉइल का। सॉइल का एक्सरे डिफ्रैक्शन ये है कि सिलिकन ऑक्सीजन चेन का लेयर सब है, उसके बीच में पानी का और ऑक्सीजन का ब्रिज है, और दो लेयर को उठाए हुए रहता है ऑक्सीजन और पानी। जस्ट लाइक जो परिकल्पना यहाँ पर गोवर्धन पर्वत वाला, अगर उठा दीजिएगा तो समझने के लिए आप वो समझ सकते हैं। ऊपर से अगर प्रेशर डालते हैं या कस के एक्सट्रैक्ट करते हैं, नीचे के दो लेयर के बीच के पानी के और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, वो कोलैप्स कर जाता है और वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसका समाप्त हो जाता है मट्टी का। अगली बार पानी उसमें नहीं जाएगा, एक्वाफर रिचार्जिंग नहीं होगा। तो खाजा जो था जिसमें रस घुस जाता था, अच्छा सिरा वाला खाजा, या यहाँ पर भी बगल में अच्छा खाजा सुनते हैं, तो वो वाला अगर कहें तो खाजा गाजा बन जा रहा है। मट्टी को हम गाजा बना देंगे तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी समाप्त होगी। अगले साल एक्वाफर में रिचार्जिंग नहीं होगा। कहते हैं कि पानी लेवल नीचा जा रहा है, अरे नीचे तो आप बर्बाद करते जा रहे हैं, मट्टी को आप पत्थर बनाते जा रहे हैं। पहली बात ये है। तो उसी तरीके से हम कहते हैं कि उतना ही पानी निकालो, 5 इंच का कुआं रहे, 6 इंच का कुआं रहे, 3 फीट का कुआं रहे, उतना ही पानी निकालो जितना अगल बगल से उसको टिप टिप करके भर जाए। ठीक है, ये रिचार्जिंग का एक मॉडल, ये उतना ही इस्तेमाल करें जितना ऑटो रीजनरेट हो। अब रही बात, हम मुंगेर में अभी हैं, मुंगेर विश्वविद्यालय में हम वहाँ पर गए तो देखा कि जब मैं हूँ केमिस्ट्री का, लेकिन अब टोपोलॉजी ज़्यादा नहीं जानता हूँ, और ज़्यादा जो सर्वे वगैरह करने लगे कि यूनिवर्सिटी है, ज़मीन चाहिए, वो पूरा इतना सर्वे कर ली, जो मैं गया पटना का उतना नहीं आइडिया है जितना मुंगेर का मुझे आइडिया हो गया। पूरा आपको बता सकते हैं कहाँ पत्थर है, कहाँ पानी का लेवल कितना है, कहाँ पर ज़मीन अवेलेबल है, नक्शा मेरे एकदम दिमाग पे है, आई कैन ड्रॉ इट। खोज खाज करने में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल है, कहाँ पर पानी का प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। हम तो दंग रह गए कि साहब कितनी पोटेंशियलिटीज है, टाल इलाका कह के हम लोग छोड़ देते हैं। बीच में
जाते आते बहुत सा ईटा का भट्ठा, बिहार में सभी जगह है, ईटा का भट्ठा वगैरह में ईटा का भट्ठा एवरडोन रहता है, 3 महीना 4 महीना क्यों है, तो वो गड्ढा किए हुए उसमें पानी भर गया। हम उसकी प्रोडक्टिविटी पर, उसकी पोटेंशियलिटी देख रहे हैं क्या कि उसमें हम क्या उपजा सकते हैं। मछली की एक फसल 3 महीने 4 महीने में हो जाती है। हम लोग एक MOU किया है, मतलब फाइनल हो गया है, अभी शेयर एक्सचेंज नहीं हुआ है कोरोना के कारण, फाइनल हो गया, एग्री किया। सेंट्रल इंडियन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता में, बैरकपुर, प्रोफेसर डॉक्टर दास के साथ पूरा एग्रीमेंट हो गया। वो मछली की इतनी वेराइटी है कि वो जमीन जो 3 महीना 4 महीना बेचारा किसान का कि पानी है तो बाढ़ है, अरे उस बीच में हम उसको एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मछली का एक वेराइटी जो ईटा के भट्ठा के गड्ढे में या टाल इलाका में हो सकता है। दूसरा पोटेंशियलिटी, अब जब देखिए एक तो ये होगा पोटेंशियलिटी को हम पूरा एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, जो हम अभी नॉलेज हमारा जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो फिशिकल्चर हो या एक्वाकल्चर का कोई भी वैरायटी हो या कुछ और भी, खेती में हम एक कहानी बता देंगे। अभी जिस फ्रीक्वेंसी में बात हो रही थी, सॉरी फॉर कमेंट्स, एक हमें याद पड़ा 70s में खेसारी का दाल रोक लिया गया था, मालूम होगा उसकी कहानी क्या थी। मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, मैं जानता हूँ, दो जो केमिकल हैं दोनों बहुत सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। और अभी ब्लैक बोर्ड रहता है वो बड़ा अच्छा है, उस पर 1 घंटा भी चल सकता है। तो वो हुआ क्या, कानपुर इंडस्ट्रियलाइजेशन में गंगा से 19 किलोमीटर गंगा दूर चली गई, कानपुर दूर नहीं गया, गंगा दूर चली गई, सभी जानते हैं। और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में झुग्गी झोपड़ी सब आ गई। वहाँ पर जहाँ पर गंगा जी में मिल रहा है, पता नहीं हमारी धारणा क्या है, आर्गूमेंट करेंगे नहीं, गंगा में टच किया नहीं कि सब पानी शुद्ध हो गया, पियो उसको। वहाँ पर नाला गिर रहा है, कर रहा है, यह है वो है, वहीं पर बर्तन है। और जिस तरीके से यहाँ लाइफ स्टाइल या सिविक सेंस की या और भी इग्नोरेंस जो भी कहिए, बहुत सारा बड़ा इसका डोमेन अलग है। वहाँ पर कुछ लोगों को बीमारी, लेथेरिंग्स टाइप का, हड्डी की बीमारी और डिफॉर्मिटी वगैरह देखा गया। कारण तो मालूम नहीं था। टैबलॉइड में छपा, कानपुर में अर्ली 70s की बात है, टैबलॉइड में छपा, असेंबली में हंगामा हो गया। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन गई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कॉस्ट दे दिया गया, डिपार्टमेंट जो भी था सरकारी डिपार्टमेंट, क्यों बदनाम करें उसको, और वो दे दिया किसी को, उसने हायर पर लड़के को रख लिया 2 महीने के लिए, प्रोजेक्ट फेलो जैसे होते हैं। अब उस फेलो को कहीं ना कहीं प्रभावित करके, कैसे प्रभावित, क्या एक्यूज कैसे करें, लेकिन उसमें सारा फैक्ट डाला था कि वो टैंगरी से निकला हुआ पानी का इस्तेमाल कर रहा है, चमड़े की फैक्ट्री जो है, लेकिन उसमें डाल दिया कि ये लोग खेसारी का दाल खाते हैं। वो दैट बिकेम द टर्निंग पॉइंट। वो वहाँ पर जो थे रामनरेश बाबू बड़े अच्छे मुख्यमंत्री अदरवाइज थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनके हाथ ये आया, बैन हो गया। और स्थिति में ये आपको मालूम होगा, पटने में भी था कि अगर 50 किलो की बोरी अरहर की दाल की आप ले आते हैं, उसमें पॉलिश कट किया हुआ, अगर उसमें 1.5 किलो, 50 किलो के बैग में 1.5 किलो अगर खेसारी का दाल मिला हुआ, आपको मालूम ही नहीं है, तो आपका नॉन अवेलेबल वारंट आप पर होगा। एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ हमारे फूड इंडस्ट्री में, मतलब जो होटल और ढाबा वाले बेचारे। तो ये बात हुई। बाद में मालूम हुआ कि खेसारी, इसमें एक कहानी और थी, क्या, तो यूरिया माफिया क्या था कि इतना एग्रीकल्चर हिंदुस्तान इतना ज़्यादा की है, यहाँ यूरिया की खपत ही नहीं हो रही है। बहुत 50s में बहुत उसको सब्सिडाइज किया गया, दाम कम किया गया, सब्सिडाइज में टैक्स पेयर का पैसा उस पर डाला गया, उसका दाम कम किया गया, फिर भी नहीं इस्तेमाल हो रहा। क्यों? धान के साथ खेसारी लगाते थे यहाँ, धान कट गया, लेगुमिनस प्लांट जितना भी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन को रिड्यूस करके वो क्या कहते हैं, वो सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, और उसको उर्वरा शक्ति इतनी है कि उसको क्यों यूरिया की जरूरत है नाइट्रोजन के लिए। उसी बीच में आ गया खेसारी पर बैन लगाने का, वो बहुत ज़्यादा काम किया, खेसारी पर बैन लग गया, यूरिया धड़ाधड़ बिकने लगा। किसान को मालूम ही नहीं कि यूरिया चाहिए कि फास्फोरस चाहिए कि पोटासियम चाहिए, क्या चाहिए, बिना टेस्टिंग के। सॉइल टेस्टिंग तो इधर शुरू हुआ 90 के दशक के बाद से, अभी शुरू हुआ है। खैर, तो ये चीज़ होता है कि लोग अज्ञानता से, इग्नोरेंस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो एकेडमिया के साथ, R&D के साथ, कहीं पर इस तरह की कुछ बात आती है तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं उनके साथ मिल करके, जांच करके और मोटिवेट करके वो व्हाइट पेपर या ब्लू पेपर, क्या बोलते हैं उसको, श्वेत पत्र, पूरा श्वेत पत्र जनता में आना चाहिए। ये कोई, क्योंकि बाकी सभी जगह कहीं ना कहीं
सबका इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है, या इग्नोरेंट रहते हैं, या कैलस अप्रोच रहता है। तो मतलब भैया मैं क्या, चलो होने। ये दो बात हुई इग्नोरेंस का, इसको कैसे किया जाए, इस एकेडमिया के साथ आपका इंटरेक्शन होते रहना चाहिए।